हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिजनेस की पाठशाला। आज के सेशन में हम करने वाले हैं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो उसके लिए आपको टेक्निक समझने से पहले आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट को समझना होगा, उसके प्रिंसिपल्स को समझना होगा। उन प्रिंसिपल्स के लिए ही ये टेक्निक्स बनाई गई हैं। तो आप मेरे पिछले सेशंस में देख सकते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है। तो आज हम करने जा रहे हैं टेक्निक्स। जब टेलर ने अपने प्रिंसिपल्स को प्रेजेंट किया तो वो बेसिक फिलॉसफी थी उसकी थ्योरी के रिगार्डिंग। जो उसने थ्योरी दी है वो प्रिंसिपल उसकी बेसिक फिलॉसफी है जो वो अप्रोच देना चाहते थे। तो अब प्रॉब्लम आई है, अब क्वेश्चन अराइज हुआ है कि उन प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जब हम उसको रियल लाइफ में करते हैं। तो उन्हें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ टेक्निक सजेस्ट की है एफडब्ल्यू टेलर ने, उन्हीं को हम पढ़ते हैं। फर्स्ट टेक्निक इज फंक्शनल फॉर्मैनशिप। फंक्शनल फॉर्मैनशिप की जो टेक्निक है वो बेस है प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। मीन्स कि जब हम कोई काम बार बार करते हैं, जब हम किसी को कोई काम बार बार देते हैं तो वो उस पर एक्सपर्ट बन जाता है। वो इतने अच्छे से करने लग जाता है कि जो यूटिलाइजेशन है रिसोर्सेज का वो फुली होने लग जाता है, कुछ भी वेस्टेज नहीं होती है और उसकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है। वो बहुत इफेक्टिवली उस काम को करता है क्योंकि वो बारी बारी उस काम को कर रहा है, उसको टाइम भी कम लगेगा और वो बहुत अच्छे से भी करने लग जाएगा। तो वो स्पेशलाइजेशन अडॉप्ट कर लेता है, वो फीचर उसके अंदर आ जाता है। तो फंक्शनल फॉर्मैनशिप का जो टेक्निक है वो यही बताती है कि इट मेक्स फुली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें पूरे के पूरे रिसोर्सेज को अच्छी तरह से यूटिलाइज हो जाए। अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक क्या होता है कि जो टोटल वर्क है उसको हम स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और जो हर पार्ट है, जो स्मॉल पार्ट है जिसमें हमने वर्क को डिवाइड किया है उसको हम एक एक इंडिविजुअल को असाइन कर देते हैं वर्क को। तो वही वर्क वो बारी बारी हम उसको असाइन करते रहेंगे तो उसमें एक्सपर्ट बन जाता है, उसके अंदर स्पेशलाइजेशन का फीचर आ जाता है इंडिविजुअल को। इस तरह से वो अपना काम बहुत ही अच्छे वे में करता है, बहुत इफेक्टिवली अपना काम कंप्लीट कर देता है। तो टेलर ने ये डिवीजन ऑफ वर्क को टू वेज में, टू डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज प्लानिंग ऑफिसर, सेकंड वन इज प्रोडक्शन ऑफिसर। ये मैंने डायग्राम भी बनाने की कोशिश की है ताकि आपको समझ आ जाए। आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा कि फैक्ट्री मैनेजर है उसको आगे दो सब डिपार्टमेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट वन इज प्लानिंग एंड सेकंड वन इज प्रोडक्शन ऑफिसर। तो प्लानिंग के अंडर भी चार सबऑर्डिनेट्स हैं, प्रोडक्शन के अंदर भी चार सबऑर्डिनेट्स हैं और इन सब के अंडर वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो प्लानिंग ऑफिसर में जो इन्वॉल्व हैं एक्सपर्ट्स हैं वो प्लानिंग करते हैं अपने काम के रिगार्डिंग, और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है वो एक्सपर्ट हैं प्रोडक्शन के रिगार्डिंग, प्रोडक्शन के वर्क में एक्सपर्ट्स हैं। तो वो अपना काम प्रोडक्शन से रिगार्डिंग बहुत अच्छे से करते हैं। तो फर्स्ट वन है जो प्लानिंग ऑफिसर के अंदर स्पेशलिस्ट इन्वॉल्व है, जो एक्सपर्ट इन्वॉल्व है वो है रूट कलर। रूट कलर का काम क्या है कि वो सीक्वेंस डिसाइड करता है कि एक काम को किस तरह से किया जाएगा। जैसे कि रूट से आपको नाम से समझ आ रहा होगा कि वो उस काम का रूट डिसाइड करता है कि किस सीक्वेंस में, किस प्रोसेस में ये काम होगा, कौन कौन सी स्टेजेस से ये काम होगा, किस किस स्टेज में हम इसको डिवाइड करेंगे। तो ये काम कौन करता है, हमारा रूट क्लर्क। नेक्स्ट वन इज इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का क्या काम है कि जो जो काम करने से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन है कि इस वर्क का क्या नेचर होगा, क्या प्रोसीजर होगा, क्या मटेरियल यूज होगा, उन सब की वो कार्ड्स के अंदर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और जो उनके बॉसेस हैं उनको वो हैंड ओवर कर देता है। नेक्स्ट वन इज टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क।
ये जो क्लर्क है ये डिसाइड करते हैं कि कब काम होगा, कब व्हेन अ पर्टिकुलर वर्क टू बी स्टार्टेड, और कब खत्म होगा, कब कितने टाइम में ये हमें काम कंप्लीट करना है, और इसकी कितनी कॉस्ट आनी चाहिए। तो ये सब हमारे टाइम एंड कॉस्ट कॉस्ट क्लर्क डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट वन इज डिसिप्लिन ऑफिसर। डिसिप्लिन ऑफिसर का क्या काम है कि जो आपस में जो सारी एक्टिविटीज हैं वो उसको डिसिप्लिन वे में हो, पूरे इंस्ट्रक्शन के साथ हो, ये वो चेक करता है। तो ऐसे ही प्रोडक्शन ऑफिसर के अंदर कई एक्सपर्ट्स आते हैं। फर्स्ट वन इज गैंग बॉस। गैंग बॉस क्या है? गैंग बॉस एक ग्रुप लीडर की तरह होता है। मीन्स जो उसके अंडर सारे वर्कर्स हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं वर्कर्स के, वो उनको इंस्ट्रक्शन देता है, वो उनको कंट्रोल करता है, और वो इंश्योर करता है कि सारे के सारे वर्कर्स हैं, सारी मशीनरी हैं, वो अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ काम करें, फुली उनको मटेरियल जितना रिक्वायर है वो अवेलेबल हो। तो ये सब चीज़ें वो चेक करता है। नेक्स्ट वन इज स्पीड बोस। स्पीड बोस का क्या काम है कि वो चेक करें, वो इंश्योर करें कि जो एक्सपेक्टेड स्पीड होनी चाहिए थी एक काम को कंप्लीट करने में, जितना जो स्पीड के साथ उनको काम करना चाहिए था, मीन्स कि अगर एक दिन में 10 यूनिट्स बनाने हैं, उस स्पीड के साथ वो कर रहे हैं कि नहीं, एक्सपेक्टेड जो हमारी स्पीड है उसके साथ वो काम कर रहे हैं कि नहीं। तो ये वो चेक करता है। नेक्स्ट वन इज रिपेयर बॉस। तो इस बॉस का क्या मेन फंक्शन क्या होता है कि वो चेक करे कि सारी मशीनरी, जो टूल्स यूज़ हो रहे हैं वो अच्छी वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं, अगर उसमें कुछ रिपेयरिंग करवानी है तो वो चेकआउट करे। नेक्स्ट वन इज इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का क्या काम होता है कि जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो भी थिंग्स प्रोड्यूस हो रही हैं, तो वो इंस्पेक्ट करे कि उनकी क्वालिटी के साथ कुछ भी इधर उधर तो नहीं हो रहा है, जितनी स्टैंडर्ड हमारी क्वालिटी होनी चाहिए उतनी है कि नहीं, जितनी थिंग्स प्रोड्यूस होनी चाहिए, सब प्रोडक्ट्स अच्छे से प्रोड्यूस हो रहे हैं कि नहीं। तो ये सब वो चेक करता है कि हमारे फेवरेबल रिजल्ट्स आए, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो ये सब आपस में वो चेक करता है हमारा इंस्पेक्टर। तो इस टेक्निक्स के अकॉर्डिंग हम अपने काम को दो डिपार्टमेंट के अंदर डिवाइड करते हैं, उनके अंडर चार चार एक्सपर्ट्स काम करते हैं, ताकि काम अच्छे से हो पाए और टाइम पे कंप्लीट हो पाए। नेक्स्ट जो हमारी टेक्निक आती है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क का मीनिंग क्या है कि हम अपने काम के लिए स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो भी होनी है, बहुत सारी सोच विचार के बाद हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि कितना काम होगा, एक दिन में कितना काम होगा, कब तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो हम अपना टाइम पीरियड सेट कर लेते हैं कि इस काम के लिए हम इतना टाइम हमने इतना टाइम सेट किया है। ये एक्टिविटी एक दिन में कितना काम होना चाहिए, एक दिन में कितना रॉ मटेरियल यूज़ होना चाहिए, ये मशीनरी कब तक काम करनी चाहिए, क्या क्या टूल्स यूज़ होने चाहिए, कौन सी टेक्निक्स किस टाइम पे यूज़ होनी चाहिए। तो ये सब स्टैंडर्ड्स फिक्स कर देते हैं ताकि हम अपना काम स्मूथली कर पाए। नेक्स्ट वन इज सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन मीन्स जो हमारी प्रोसेस है एक्टिविटीज़ की, उसको हम सिंप्लीफाई कर दें कि कुछ भी एक्स्ट्रा है उसकी उसको एंड अप कर दें। जो भी जो भी हमारी अननेसेसरी टाइप्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, वर्क है, उसको हम कम कर दें, उसको सिंप्लीफाई कर दें। फॉर एग्जांपल कि जो शू में कंपनी है, शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, वो शूज़ बनाती हैं 0 साइज, 1 साइज, 2 साइज, 3 साइज, 4 साइज। तो उन्होंने सिंप्लीफाई कर रखा है कि हमारी यूनिट्स 0, 1, 2, 3 इस तरह से बनेंगी। 0, 0.5, 0.75, 0.30, ऐसे वो बहुत सारे जो क्वांटिटीज़ हैं उनको उन्होंने रिमूव किया हुआ है कि ये अननेसेसरी क्वांटिटीज़ हैं, और अपने काम को सिंप्लीफाई करके 0, 1, 2 इनमें अपना काम डिवाइड किया हुआ है। नेक्स्ट वन इज मेथड स्टडी। मेथड स्टडी मीन्स कि जो सबसे बेस्ट वे है अपने काम को करने का, उसको हम चूज करते हैं। मोस्ट सुटेबल वे अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने का वो हम सेलेक्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च के साथ, डिफरेंट डिफरेंट चार्ट एनालिसिस के बाद। तो बहुत सारी टेक्निक्स
देखने के बाद कि इस के टेक्निक को एनालाइज किया, इस रिसर्च को पढ़ा, इस एक्सपेरिमेंट करके देखा, इन चार्ट्स का हमने प्रोसेस किया, उसके बाद हम अपना सबसे बेस्ट वे चूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज मोशन स्टडी। मोशन स्टडी क्या कहती है? ये टेक्निक रिलेटेड है, डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने में। तो हम उसमें से जो अननेसेसरी हमारे एक्शंस है ना, उनको हम रिड्यूस कर देते हैं, उनको हम ख़त्म कर देते हैं। कि अगर एक चीज़ हमने ए ने सी तक पहुंचानी है, तो वो बी को देगा, डी को देगा, फिर वो सी तक पहुंचेगी। तो वो सोचता है कि अगर मैं ही सीधा दे आऊँ, ए सी को दे आए, तो टाइम भी कम लगेगा और काम कंप्लीट तो हो ही जाए। तो ऐसे ही अननेसेसरी बी को दिया, फिर बी ने डी को दिया, डी ने सी को दिया, तो ऐसे अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं, उनको रिड्यूस करना, उनको खत्म कर देना, हम मोशन स्टडी में देखते हैं। नेक्स्ट वन इज टाइम स्टडी। टाइम स्टडी डिटरमाइन करती है कि एक स्टैंडर्ड टाइम हम डिफाइन करते हैं कोई भी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए, ताकि हम पता लगा सकें कि हमारी जो पूरा वर्क करने में एवरेज टाइम कितना जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस के बेसिस पर हम ये स्टडी करते हैं। ये स्टडी करने से क्या फ़ायदा होता है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम अपनी लेबर कॉस्ट, एक्सपेक्टेड लेबर कॉस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं, एक्सपेक्टेड वर्कर्स फाइंड आउट कर लेते हैं, एक्सपेक्टेड रॉ मटेरियल कितना लगेगा वो हम डिसाइड कर लेते हैं। क्योंकि हमें पता है कि अगर एक काम 15 दिन चलेगा, तो हम एक्सपेक्टेड वर्कर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि 20 वर्कर्स लगेंगे और इतने दिन की इतनी लेबर बनेगी, तो टोटल हमारा कितना खर्च होने वाला है, कितना हमारा स्पेंड होने वाला है, कितना रॉ मटेरियल हमने अगर इतने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने हैं, कितना रॉ मटेरियल लगेगा। तो एक एक्सपेक्टेड वैल्यू हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी रिलेट करता है कि हमारा जो रेस्ट इंटरवल्स होने चाहिए, उनकी क्या ड्यूरेशन होनी चाहिए एक काम को कंप्लीट करते हुए, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हुए, कि कितने टाइम का हम अपने वर्कर्स को रेस्ट देंगे, उसके बाद फिर कितने टाइम के बाद हम उनको काम करवाएंगे, कितने टाइम के लिए, उसके बाद फिर हमारा कितना रेस्ट टाइम होगा, कितने उनके टोटल वर्किंग आवर्स होंगे, तो ये हम डिसाइड करते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि अगर हम उन्हें रेस्ट देते हैं, उसके बाद वो फुली फ्रेश होकर अपना काम करेंगे, फुली कैपेबिलिटी के साथ काम करेंगे। अगर हम रेगुलर उनको लॉन्ग वर्किंग आवर्स में काम करवाते रहेंगे, तो वो बहुत ही लो फील करेंगे, उनकी एनर्जी लो हो जाएगी, अपनी पूरी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग वो काम नहीं कर पाएंगे। और फैटीग स्टडी में हम इन्वॉल्व करते हैं कि अच्छी वर्किंग कंडीशंस भी हम उनको दें, ताकि अच्छा एनवायरनमेंट बना रहे। नेक्स्ट हमारी टेक्निक आती है डिफरेंशियल वेट सिस्टम। डिफरेंशियल वेट सिस्टम मीन्स कि टेलर ने इम्पोर्टेंस दी कि हम वर्किंग आवर्स ना देखें, हम उनका यूनिट्स देखें, हम उनका काम देखें, उसके अकॉर्डिंग हम उनको वेजेस दें। मीन्स अगर एक पर्सन 10 घंटे दो ए और बी काम करते हैं, लेकिन ए ने 20 यूनिट प्रोड्यूस किए और बी ने 10 यूनिट प्रोड्यूस किए, तो उनकी वेज उनके वर्क के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्किंग आवर्स। तो ये टेलर की अप्रोच थी, डिफरेंट डिफरेंट वेज सिस्टम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, ताकि वो मोटिवेट हो। अब किसी को 20 आवर्स उसने काम किया, 10 आवर्स काम किया, 20 यूनिट प्रोड्यूस किए, मीन्स कि अगर फिर हम उसको वेज देंगे 5 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। अगर उसने काम अप टू द स्टैंडर्ड नहीं किया, 20 यूनिट प्रोड्यूस नहीं किए 10 आवर्स में, तो हम उसको 5 की जगह 4 रुपीज़ देंगे, क्योंकि उसने कम यूनिट प्रोड्यूस किए। ऐसा करने से जिसने ज़्यादा किया वो मोटिवेटेड फील करेगा, वो सेटिस्फेक्शन होगी उसको कि मैंने जितना काम किया मुझे उसके अकॉर्डिंग वेज मिल रही है। काम वर्किंग आवर्स तो बराबर है, लेकिन काम तो ज़्यादा किया ना, उसने ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ काम किया, तो उसको ज़्यादा पेमेंट मिलनी चाहिए। ऐसा करने से फिर बी भी आगे से मोटिवेटेड फील करेगा कि मुझे भी उसके बराबर सैलरी मिले, मुझे भी ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करनी है। नेक्स्ट हमारी टेक्निक आती है मेंटल रेवोल्यूशन। मेंटल रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल में भी था, मैंने आपको बताया था पिछले सेशन में। मेंटल रेवोल्यूशन मीन्स कि दोनों के दोनों
जो मैनेजमेंट है और जो लेबर वर्कर्स हैं वो आपस में कोऑपरेशन के साथ काम करें, वो कंपटीशन में ना करें, कोऑपरेशन के साथ काम करें, कि वो दोनों अपने आप को इनसेपरेबल समझे, वो दोनों ही बिजनेस के लिए उतने ही इम्पोर्टेंट है, दोनों इक्वल इम्पोर्टेंट है, उन दोनों का पार्ट जो वो प्ले कर रहे हैं वो इक्वली इम्पोर्टेंट है, ऐसा उनको समझना चाहिए, ताकि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट कम हो, अच्छे से स्मूथली काम होता रहे, अच्छे रिलेशन बने रहें। तो ये तो उसकी टेक्निक्स थी, इसके रिगार्डिंग इन टेक्निक्स से हम जो प्रिंसिपल्स हैं, जो टेलर ने अप्रोच दी है, उनको हम फुलफिल कर पाएंगे, उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ टेलर एंड फ्योल्स कंट्रीब्यूशन। डिफरेंट डिफरेंट अपनी अपनी रिसर्च के बेसिस पे, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इन्होंने अपनी स्टडी दी है, प्रिंसिपल्स दिए हैं, उनको हमने स्टडी किया है। तो इनमें सिमिलैरिटीज क्या आती हैं? हेनरी फ्योल ने तो 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं कि डिसिप्लिन में काम करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को देखना चाहिए, स्पेशलाइजेशन आनी चाहिए, डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए, एक पर्सन को एक से ही ऑर्डर्स मिले, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की डिफरेंट विजन के लिए एक अलग हेड होना चाहिए। तो ये सब हेनरी फ्योल ने दिए थे, और टेलर ने क्या कहा था कि न्यू टेक्निक्स अडॉप्ट हो, पुरानी को हम एक बार छोड़ें, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स करें, ताकि हम अपना काम और इजियर वे और सिंपलर वे में कर पाएँ। कोऑपरेशन रखना चाहिए आपस में, ऑल एक्टिविटीज़ को फुली एफिशिएंटली, जब से हमने उनको रिक्रूट किया है, सिलेक्शन जब से हुई है इंडिविजुअल की, हमें उनको फुल एफिशिएंसी के साथ काम करवाना चाहिए उनसे, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए, और जितने इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट है, जितने की उतनी ही इम्पोर्टेंट वर्कर्स और लेबर्स को मिलनी चाहिए। तो ये हमारी टेलर की थ्योरी कहती है। तो इनमें सिमिलैरिटीज क्या है कि दोनों ने सॉल्यूशंस टू मैनेजेरियल प्रॉब्लम्स, दोनों की थ्योरी ने, दोनों के प्रिंसिपल्स ने मैनेजेरियल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन की तरफ ज़्यादा फोकस किया है, कि दोनों ही मैनेजमेंट के बेसिस पर, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट पर फोकस करती हैं। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेस ऑन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। दोनों ने प्रैक्टिकली, ताकि वो प्रिंसिपल्स है ना प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो, इस बात पर स्ट्रेस दिया है कि वो एक्चुअल बिजनेस में भी हम इम्प्लीमेंट कर पाए। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेस ऑन गुड रिलेशंस। दोनों ने ही अपने प्रिंसिपल्स में कहा है कि कोऑपरेशन होना चाहिए, सारी की सारी एक्टिविटीज कोऑपरेशन के साथ हो, अच्छे रिलेशंस बने रहे, लेबर के, मैनेजमेंट के, वर्कर्स के आपस में, सब लेवल्स पे अच्छा कोऑर्डिनेशन हो, अच्छा कोऑपरेशन हो, अच्छा रिलेशन बने रहे। नेक्स्ट जो डिसिमिलैरिटीज है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है दोनों की थ्योरी में, वो फर्स्ट वन इज फोकस। दोनों दोनों के फोकस अलग अलग चीज़ों पर है। टेलर ने कहा है कि प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और फ्योल ने कहा है कि जो हाई लेवल मैनेजमेंट है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट पर ज़्यादा फोकस किया है उसने अपने प्रिंसिपल में। नेक्स्ट वन इज बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। टेलर की जो प्रिंसिपल्स हैं बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, क्योंकि उसने बोला है न्यू टेक्निक्स अडॉप्ट करनी चाहिए साइंटिफिक मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। तो वो किस पे बेस होंगे? ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स पे। और ये जो फ्योल के प्रिंसिपल है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ पर बेसिस है। जो प्रिंसिपल है डिसिप्लिन का, ये तो हर जगह पर इम्पोर्टेंट है, कि हमें कुछ भी काम करना है डिसिप्लिन वे में करना चाहिए, और डिवीजन ऑफ वर्क के साथ करना चाहिए, मतलब स्मॉल पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। अगर हम एक को ही सारा काम दे देंगे, वो वर्कलोड बढ़ जाएगा, और वो उतना अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। अगर हम उसको डिवाइड करके करेंगे, काम जल्दी भी होगा, वो अपने काम में एक्सपर्ट हो जाएंगे, बारी बारी वही काम करेंगे। तो उसने यूनिवर्सल ट्रुथ को फोकस किया है। नेक्स्ट वन इज एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी मीन्स हम उसके प्रिंसिपल्स को कहाँ एप्लीकेबल कर सकते हैं। टेलर के जो प्रिंसिपल हैं वो स्पेशल सिचुएशंस में ही हो सकते हैं, कि नई टेक्निक्स हर बार नहीं हम अडॉप्ट कर सकते, कई बार हमें ओल्ड टेक्निक्स पर ही
डिपेंड होना पड़ता है, वही अडॉप्ट करनी पड़ती हैं। तो हर बार हम अपने एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेसेस में। और ये जो फ्योल के प्रिंसिपल है, ये बेसिस ऑन यूनिवर्सल बेसिस पर है। हम इनको ऑलमोस्ट एवरी सिचुएशन में हम इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी जो प्रिंसिपल्स थे वो हमने पढ़े। उन डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्ट्स ने जो प्रिंसिपल्स दिए हमने उनको स्टडी किया, उनकी कंपैरेटिव स्टडी की। तो ये जो सेकंड चैप्टर है वो आज कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये सेक्शन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए।